हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड राजस्थान जीके की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों को ये क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं इन सभी क्लासेस को। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत हम लास्ट क्लास में एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता तक की बातें कर चुके थे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता कम होती है। वो उसके कम होने का रीज़न है कि इसकी जो सतह होगी उसके ऊपर अक्रिय ऑक्साइड की परत बन जाती है इसके ऊपर, इसलिए। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के प्रति निष्क्रिय होता है। अम्लगमित एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ती है। ठीक है, और ये अम्लगमित एल्यूमिनियम जो है वो O2 और H2O के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी गुण दर्शाता है। जब इसकी किसी भी अम्लीय पदार्थों के साथ में, यानी HCl है, H2SO4 है, इनके साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये Al+3Cl-H2 दिया, कब? जब HCl के साथ हुई। और जब इसकी अभिक्रिया क्षारीय के साथ में करवाई जाती है, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब करवाते हैं तो ये देता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब हम आज बात करते हैं ये जो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सभी के जो उपयोग है उनके बारे में और आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लिखेंगे उपयोग। ठीक, चलो अब उपयोग के अंदर सबसे पहला उपयोग जो है वो आ जाता है बोरोन का, और बोरोन का उपयोग किया जाता है। तो मैं सबसे पहले देखो बोरोन बी लिख करके अब इसके उपयोग ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो किस में आता है ये उपयोग? इस्पात को कठोर बनाने में। ठीक है, चलिए इस्पात को कठोर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपका पोर्सलिन, इनेमल और ग्लास यानी कांच, ग्लास उत्पादन में। ठीक है, ग्लास उत्पादन में। नेक्स्ट आ जाता है धातु के जो सोल्डरिंग में फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाता है बोरोन का। ये धातु, इनके उपयोग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इनसे। तो धातु के सोल्डरिंग का, सॉरी सोल्डरिंग में फ्लक्स के रूप में, फ्लक्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, और आपका एक इम्पॉर्टेंट उपयोग है कि बोरोन के रेडियो समस्थानिक, रेडियो समस्थानिक का उपयोग कैंसर कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी में होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट आ जाता है बोरॉन 10 समस्थानिक में, बोरॉन 10 समस्थानिक में
न्यूट्रॉन अवशोषण, न्यूट्रॉन अवशोषण का गुण होता है। ठीक है, इसलिए फिर इसका उपयोग जो है धात्विक बोराइडों का उपयोग हम करते हैं ताकि कवच और जो नियंत्रक छड़ों के रूप में होता है। तो आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पूरा आप लिख लीजिए। मैं बता देता हूँ कि आपके जो बोरॉन 10 है उस समस्थानिक में न्यूट्रॉन अवशोषण का गुण होता है। अतः नाभिकीय उद्योगों में धात्विक बोराइडों का उपयोग परिरक्षण कवच तथा नियंत्रक छड़ों के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएगा बोरॉन तंतुओं का उपयोग। बोरॉन तंतुओं का उपयोग, बोरॉन तंतुओं का उपयोग हवाई जहाज बनाने में, जबकि बोरॉन कार्बाइड बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में होता है। ठीक है, बोरॉन तंतुओं का उपयोग तो हम तो जो है किसमें करते हैं, हवाई जहाज बनाने में, जबकि बोरॉन कार्बाइड का उपयोग जो है आप कहाँ पर करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट या वस्त्र बनाने में जो है इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, तथा बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन नाइट्राइड और कार्बाइड हीरे से कठोर है। ठीक है, तो हीरे से भी कठोर कौन है, बोरॉन नाइट्राइड और बोरॉन कार्बाइड। समझ में आ गई बात, ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही साथ कठोर वस्तुओं पर पॉलिश करने में अपघर्षक के रूप में भी हम बोरॉन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एल्यूमिनियम के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि एल्यूमिनियम हल्की होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग तार बनाने में भी करते हैं। और एल्यूमिनियम की एक मिश्र धातु होती है ड्यूरेलेमिन, उसका हवाई जहाज निर्माण में उपयोगी है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु ड्यूरेलुमिन हवाई जहाज निर्माण में उपयोगी है। ठीक है, हवाई जहाज के निर्माण में क्या उपयोगी है, तो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु ड्यूरेलुमिन। समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाता है गैलियम का। तो गैलियम का उपयोग हम एक तो उच्च तापी थर्मामीटर में किया जाता है, ये याद रखेंगे, सबसे मेन पॉइंट है, आप यहाँ लिख लीजिए। गैलियम यानी Ga का उपयोग उच्च तापी हाई टेम्परेचर वाला उच्च तापी थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके आ जाता है एक गैलियम आर्सेनाइड।
गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग जो है हम अर्धचालक के रूप में करते हैं। साथ ही साथ इंडियम का जो है विद्युत लेपन में उपयोग होता है। तो इंडियम विद्युत लेपन में, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है थेलियम। मैंने बताया था ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो अब बात कर रहे हैं हम थेलियम की। तो थेलियम जो है वो मिश्र धातु बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसके यौगिक का उपयोग हम कीटनाशी के रूप में करते हैं। तो मैं लिखवा रहा हूँ थेलियम के यौगिक कीटनाशी, ठीक है, कीटनाशी के रूप में तथा चूहों के लिए विष के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जो थेलियम है उसका उपयोग हम कीटनाशी के रूप में और चूहों के लिए विष के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों तो हमारा कुछ जो है आगे की जानकारियों को प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारे बोरॉन का कोई असामान्य व्यवहार है तो उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ इनके जो कुछ यौगिक है जैसे बोरिक अम्ल है, डाइबोरेन है, फिर हमारे बोरॉन खुद है, उसके बोरेक्स के जो खनिज है, फिर इनकी भौतिक व्यवस्थाएं या जो इनके भौतिक गुण हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे बोरॉन और इसके जो महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बोरॉन के बारे में, फिर हम लिखेंगे बोरेक्स और उन सभी के बारे में। ठीक है, तो आप लिखेंगे बोरॉन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बोरॉन के बारे में अगर बात करते हैं तो बोरॉन के कुछ यौगिक हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं बोरेक्स है, पोटेशियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट है, बोरॉन ट्राई ब्रोमाइड है, ये सभी इसके जो क्या है कुछ यौगिक हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बोरेक्स से स्टार्ट। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर भी बोरॉन के अंदर हम सबसे पहले बात स्टार्ट कर रहे हैं किससे, तो बोरेक्स। चलिए बोरेक्स का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखिए बोरेक्स खनिज से जो है हमें बोरेक्स प्राप्त होता है। अब बोरेक्स से हम बोरिक एनहाइड्राइड भी प्राप्त करते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7, ये आपको पता ही है। तो अब हम इस बोरेक्स के अंदर सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो बोरेक्स से बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त करना। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे वो, तो बोरेक्स से क्या प्राप्त कर रहे हैं, बोरिक एनहाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोरेक्स की गर्म सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। उसके बाद में जैसे ही अभिक्रिया होगी तो हमें जो है कुछ विलय, अल्प विलय या कुछ विलय बोरिक अम्ल मिलेगा। ठीक है, बोरिक अम्ल का मतलब है H2B4O7। वो जो है H2B4O7
उसको हम तेज गर्म करने पर हमें मिलेगा बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या मिलेगा? बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड का मतलब है B2O3। समझ में आ गई बात? चलिए, तो सबसे पहले बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7। इसकी अभिक्रिया 2HCl से करवाने पर मिलता है 2NaCl प्लस H2B4O7। ठीक है, फिर इस H2B4O7 की अभिक्रिया जब H2O यानी जल से होगी तो हमें मिलेगा 4H3BO3। ठीक है, और जब इस बोरिक अम्ल H3BO3 को हम तेज गर्म करेंगे, क्या करेंगे? तेज गर्म। तो इसको तेज गर्म करने पर B2O3 प्लस 3H2O मिल जाएगा। तो बोरिक एनहाइड्राइड क्या है? बोरिक एनहाइड्राइड हो जाएगा आपका B2O3। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये था हमारा एक तो पहला बोरेक्स से बोरिक एनहाइड्राइड बनाना। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे क्या? तो दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका धन विद्युती तत्व के द्वारा, यानी आपके पास में कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो धन विद्युती होगा, उसके द्वारा बोरिक एनहाइड्राइड का हम अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? बोरिक एनहाइड्राइड का अपचयन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर पहला आ जाता है, जैसे ही हमारे पास में बोरिक एनहाइड्राइड है यानी B2O3 है, तो इस बोरिक एनहाइड्राइड को लोहे की नली में पोटेशियम धातु के साथ में क्या करेंगे? गरम करेंगे। तो गरम करने पर हमें एक तो मिल जाएगा बोरोन अलग से, और जो ये बोरोन हमें प्राप्त हुआ और साथ में एक मिलेगा पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2O। तो जो ये विधि है उसे हम कहते हैं गैल-लुसाक। क्या कहते हैं? यह विधि गैल-लुसाक के द्वारा दी गई है या गैल-लुसाक विधि भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? और इस प्रकार से हमें जो बोरोन मिलता है वो अक्रिस्टलीय होता है। तो B2O3 इसको हम गरम कर रहे हैं किसके साथ में? पोटेशियम के साथ में लोहे की नली में, और गरम करने के बाद हमें मिल जाता है एक तो 2B प्लस, इसके साथ में 3K2O। तो जो ये 2B है, ये बोरोन कैसा है? ये बोरोन है अक्रिस्टलीय। ठीक है, ये बोरोन कैसा है? अक्रिस्टलीय बोरोन है। और ये जो मेथड है पूरा, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है गैल-लुसाक के द्वारा। तो गैल-लुसाक द्वारा दी गई विधि। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड को जब लोहे की नली में पोटेशियम धातु के साथ में गर्म करके हम एक बोरोन प्राप्त करते हैं अलग से, और ये जो बोरोन प्राप्त होता है यह अक्रिस्टलीय होता है। तो ये जो पूरा विधि है, इस विधि को हमारे गैल-लुसाक के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाती है सेकेंड मेथड। वो है हमारा क्या? तो मैग्नीशियम धातु के साथ में। अभी तो हमने किसके साथ गर्म करा? पोटेशियम के साथ। अब अगर हम मैग्नीशियम के साथ में इसको गर्म करते हैं तब भी हमारा वही होता है, बोरोन में अपचयन हो जाता है और बोरोन अलग हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, यानी B2O3 प्लस मैग्नीशियम जैसे ही अभिक्रिया करते हैं तो हमें मिलेगा 2B प्लस 3MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम, ये हमारे दो क्या हो गए मेथड अलग अलग। पहला हो गया बोरेक्स से बोरिक एनहाइड्राइड, फिर बोरिक एनहाइड्राइड की जब हम इसके साथ में करवा रहे हैं, किसके साथ में? अरे भाई किसी भी धन विद्युती के साथ में, तो बोरोन का अपचयन हो जाता है ये। अब थर्ड मेथड के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड मेथड है आपका
पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये लिखिए आप। पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, KbF4। ठीक, तो पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट का फॉर्मूला क्या है? KbF4। इस KbF4 से हमें किस प्रकार से बोरोन का अपचयन करवा सकते हैं? तो KbF4 इसकी अभिक्रिया जैसे ही पोटेशियम के साथ में करवा के इसको गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा बोरोन प्लस पोटेशियम फ्लोराइड यानी KF। और अगर हमने KbF4 की अभिक्रिया 3Mg के साथ करवा दी तो हमें क्या मिलेगा? जैसे ही गर्म होगा तो हमें मिल जाएगा एक तो बोरोन, उसके साथ में क्या मिलेगा? पोटेशियम फ्लोराइड, और उसके साथ में हमें मिल जाएगा 3MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं हम। तो हमारा फोर्थ मेथड नेक्स्ट आ जाता है कि जब आप शुद्ध क्रिस्टलीय अगर बोरोन प्राप्त करना चाहते हैं तो शुद्ध क्रिस्टलीय बोरोन को प्राप्त करने के लिए हम बोरोन ट्राइब्रोमाइड यानी BBr3 की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन मिश्रण के साथ में करवाते हैं और फिर उसे लाइट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के द्वारा गर्म करके टंगस्टन धातु जो तंतु है उसको प्रवाहित करते हैं, तब हमें शुद्ध क्रिस्टलीय बोरोन प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे शुद्ध क्रिस्टलीय बोरोन प्राप्त करना। ठीक है, तो ये कब होता है? जब हम बोरोन ट्राइब्रोमाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं और लाइट के द्वारा, ठीक है, 1500 केल्विन तक, तब हमें जो बोरोन प्राप्त होता है वो शुद्ध बोरोन क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, और यहाँ हम क्या करते हैं? विद्युत द्वारा, ये एक पॉइंट इसमें याद रखिए, विद्युत द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत द्वारा टंगस्टन धातु तंतु पर प्रवाहित करने पर, ठीक है, तो जो है हमारा विद्युत द्वारा गर्म करते हैं और टंगस्टन धातु के जो तंतु है उस पर जब इसको प्रवाहित किया जाता है तो हमें शुद्ध क्या मिलता है? बोरोन क्रिस्टलियम मिल जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब इस बोरेक्स के कुछ भौतिक गुण हैं उनके बारे में आप लिखिएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, अब भौतिक गुण में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आपको देखो, जो नॉर्मल है वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, कुछ काम के है वो लिखवा दूंगा। बोरोन में जो है अत्यधिक कठोर होता है, कठिनाई से संगलित होता है, इसका गलनांक 2573 केल्विन होता है, ये लिखेंगे। एक तो गलनांक कितना होता है? 2573 केल्विन। ठीक है, इस पर ताप तक पहुंचने के लिए इससे पहले हमें कई बार जो है इसको वाष्पीकृत हो जाता है। सामान्यतः रूप से अगर हम देखते हैं दोस्तों तो दो अपर रूपों में ये प्राप्त होता है, एक अक्रिस्टलीय फॉर्म और एक क्रिस्टलीय फॉर्म। ठीक है, अक्रिस्टलीय जो बोरोन होता है वो भूरे पाउडर के रूप में होता है, जबकि क्रिस्टलीय बोरोन, तो आप यहाँ लिखेंगे
इसके अंदर अक्रिस्टलीय बोरोन और क्रिस्टलीय बोरोन। अब जो अक्रिस्टलीय बोरोन होता है वो कैसा होता है दोस्तों? तो अक्रिस्टलीय बोरोन होता है भूरे रंग का पाउडर, जबकि क्रिस्टलीय बोरोन कैसा होता है? तो रंगहीन या भूरा। ठीक है। अक्रिस्टलीय बोरोन का घनत्व कितना है? तो आपके यहाँ लिख लीजिए, अक्रिस्टलीय बोरोन का घनत्व होता है कितना दोस्तों? 2.45। और क्रिस्टलीय बोरोन का घनत्व कितना है? तो वो है 3.3। ठीक है। चलिए, तो देखो बोरोन के यौगिक थे आपके, बोरेक्स के बारे में हमने बात कर ली, पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट के बारे में बात कर ली, और बोरोन ट्राइब्रोमाइड के बारे में भी हमने बात कर ली, और कैसे इन सब से हम जो है बोरोन प्राप्त करते हैं वो भी हमने सीख लिया। फिर बोरोन के भौतिक गुणों में आपको याद रखना है कि ये ठोस होता है, ठीक है, यानी कठोर होता है, कठिनाई से ये संगलित हो पाता है। 2573 केल्विन इसका गलनांक है। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, अक्रिस्टलीय बोरोन और क्रिस्टलीय बोरोन। अक्रिस्टलीय बोरोन जो है वो भूरे रंग का पाउडर होता है जिसका घनत्व है 2.45, जबकि क्रिस्टलीय बोरोन जो होता है वो रंगहीन या भूरा होता है और इसका जो घनत्व होता है वो 3.3 होता है। अब हम बात करेंगे इस बोरोन के जो रासायनिक गुण हैं उनके बारे में। तो अब आप टॉपिक डालिए, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। अब रासायनिक गुणों के अंदर सबसे पहला जो गुण आता है वो आपके आ जाता है क्या? ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता, ठीक है। चलिए, तो ज्वलनशीलता के बारे में अगर हम बात करें तो ज्वलनशीलता में वायु की प्रेजेंस के अंदर अगर हम इसको देखें, किसको? बोरोन को, तो ये 973 केल्विन पर जलता है और वायु की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ये क्रिया करके हमें एक तो देता है बोरोन ट्राइऑक्साइड और एक देता है बोरोन नाइट्राएट। तो आप लिखेंगे वायु की उपस्थिति में यह 973 केल्विन ताप पर जलता है तथा वायु की ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से क्रिया करके यह क्रमशः एक तो देता है क्या? बोरोन ट्राइऑक्साइड। क्या देता है? बोरोन ट्राइऑक्साइड तथा दूसरा ये देता है बोरोन नाइट्राएट। ठीक है, तो ये दोनों हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि जैसे ही बोरोन की अभिक्रिया हमारे ऑक्सीजन के साथ होगी तो ये हमें क्या देगा? बोरोन ऑक्साइड यानी B2O3, बोरोन ट्राइऑक्साइड सॉरी। और जैसे ही इस बोरोन की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ होती है तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? बोरोन नाइट्राएट यानी Bn। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये थी इसकी ज्वलनशीलता के बारे में बात। दूसरा इसका आ जाता है
अपचायक गुण, अपचायक गुण। ठीक है, चलिए अपचायक गुण की बात करते हैं तो बोरोन एक प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है, एक तो ये याद रखेंगे। साथ ही साथ सिलिका को सिलिकॉन में और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में ये अपचयित कर देता है, यानी कि डायरेक्ट रिएक्शन से हम समझेंगे जैसे ही बोरोन की अभिक्रिया सिलिकॉन ऑक्साइड से होती है तो सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब इसे सिलिका कहा जाता है, और जैसे ही अभिक्रिया होती है तो ये बनाकर दे देता है 2B2O3 प्लस 3Si। तो सिलिका को सिलिकॉन में, ठीक है, तो ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिलिका, और सिलिका को किस में अपचयित कर दिया, सिलिकॉन में। ठीक है, सिलिका को सिलिकॉन में अपचयित कर दिया। साथ ही साथ जब हमारे इस बोरोन की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो ये क्या दे देगा 2B2O3 प्लस 3C। ठीक है, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अपचयित कर देगा कार्बन के अंदर, तो ये तो सामने ही दिख रहा है। नेक्स्ट आपके थर्ड जो है इसका रासायनिक गुण आता है वो आ जाएगा हैलोजन के साथ, हैलोजनों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो हैलोजनों के साथ में अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। तो हैलोजन के साथ में जब इसको गर्म किया जाता है तो यह ट्राई हैलाइड हमें देता है। जैसे डायरेक्ट एग्जाम्पल देखें तो देखो 2 बोरोन प्लस 3Cl2, जैसे ही अभिक्रिया होगी क्या बन जाएगा 2BCl3। ऐसे ही जैसे ही हमारे बोरोन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ होगी तो ये लीजिए ब्रोमीन से सीधा क्या बन जाएगा 2BBr3। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हुआ, कहने का मतलब जैसे ही हैलोजन के साथ में इसको गर्म करते हैं तो ये ट्राई हैलाइड हमें देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा इसका गुण आ जाता है क्या दोस्तों, कि अम्लों के साथ में अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब अम्लों के साथ में अभिक्रिया, तो देखिए अम्लों के साथ अभिक्रिया में जैसे ही बोरोन की अभिक्रिया HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं। ठीक है, तो बोरोन की अभिक्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो ये हमें क्या देता है दोस्तों, अरे क्या देगा, बोरिक अम्ल H3BO3 और साथ में 3NO2। समझ में आ गई बात। ऐसे ही जब हमारे बोरोन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ये बन जाता है 2H3BO3 साथ में 3SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गई बात। और यहाँ लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि ये रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन में तो ये फिक्स है कि जैसे ही अम्ल के साथ में बोरोन की अभिक्रिया होगी तो ये हमें क्या देगा, ये देगा हमें क्या, बोरिक अम्ल। ठीक है, लेकिन याद ये रखना है कि बोरोन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, बोरोन HCl के साथ क्रिया नहीं करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ ये याद रखना है, एक और पॉइंट इसमें ही लिख लीजिए कि जो क्रिस्टलीय बोरोन होते हैं, क्रिस्टलीय बोरोन अम्लों के साथ
क्रिया नहीं करता, क्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्रिस्टलीय बोरोन जो होता है वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, और अक्रिस्टलीय बोरोन जो है वो भी HCl के साथ में तो क्रिया नहीं करेगा। तो ये सभी थे बोरोन के कुछ क्या दोस्तों रासायनिक गुण, और भी अभी जो है आगे हम बात करने वाले हैं इसके ही उपयोगों के बारे में, फिर इसके जो एक एक यौगिक है उनके बारे में भी। अभी तो हमने सिर्फ जो है बोरोन के बारे में बात करी है, अभी तो इसका एक एक यौगिक बोरेक्स है, डाइबोरेन है, फिर हमारा आगे जो है इसके उपयोग हैं, इसके जो बोरिक अम्ल है इनका उपयोग क्या है, इनको बनाने की विधियाँ क्या है, इन सभी के बारे में भी बात करनी है। फिर हमारी इनकी सारों के साथ में जब अभिक्रिया होगी, धातुओं के साथ में क्या अभिक्रिया होती है, ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू तब तक, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।